हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा। आज हम लोग ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्रीकल्चर जो वर्ड है कृषि, जो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। एग्री और कल्चर। एग्री मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन यानी खेती। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मीन्स लैंड कल्टीवेशन, यानी जो भूमि पर जो खेती होती है, भूमि की खेती वाला जमीन। ठीक है, तो जो अभी इंडिया में है कि जो 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 जनसंख्या है जो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर, यानी जो कृषि कार्य में इंगेज है 2/3 पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया में 2/3 जो पॉपुलेशन है जो इंगेज है एग्रीकल्चर में, खेती में। और जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, प्राथमिक क्रिया में आता है एग्रीकल्चर को। सेक्टर 3 टाइप के होते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स में। इसमें प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। उसी में प्राथमिक एक्टिविटी में आता है एग्रीकल्चर, माने प्रथम जो क्रिया होता है वो उसमें एग्रीकल्चर को रखा गया। ठीक है, और जो हम लोग की जो खदान है, जो खाने के लिए फूड के, वो किस पर निर्भर है? हमारा जो भोजन है वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है, कृषि पर ही है अधिकांश खाद्यान्न चीज़। और इसके अलावा भी, बिसाइड फूड के अलावा भी हमें ग्रेन, जो अनाज है, जो कि वेरियस इंडस्ट्री में, जो बहुत सारे उद्योग धंधे में रॉ मटेरियल्स के रूप में इसका यूज किया जाता है उत्पादन के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में जो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो वेरियस इंडस्ट्री है, बहुत से उद्योग धंधे जो कि एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हैं, निर्भर हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड हैं जो इंडस्ट्री, उस प्रकार के इंडस्ट्री को हम कह सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कृषि पर आधारित उद्योग। इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे कौन कौन से उद्योग हैं। और एक चीज़, जो इंडिया का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो एग्रीकल्चर से 16% यानी 60% तक कंट्रीब्यूट करता है GDP में, सिर्फ एग्रीकल्चर के थ्रू। और इसके अलावा भी एक तो रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में यूज होता ही है, इसके अलावा भी एग्रीकल्चर जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड स्पाइस, जो मसाला हुआ या चाय या कॉफ़ी का, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, कृषि का प्रकार कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है जो ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो प्राचीन समय से, जो पहले से एक आर्थिक क्रिया के रूप में है हमारे देश के लिए। हमारे जो कंट्री में है जो एग्रीकल्चर है, जो ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राचीन आर्थिक क्रिया है, जिसमें कि पिछले कुछ दशक से या कुछ साल से कहिए कि कल्टीवेशन जो मेथड था, खेती करने के जो विधि था, उसमें कुछ चेंजिंग आया है, जिसमें कि फिजिकल इन्वायरमेंट, जो भौतिक पर्यावरण है, फिर टेक्नोलॉजी का कुछ यूज किया गया, और
सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस, जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार जो कल्टीवेशन किया जाता था, खेती किया जाता था, वो मेथड था, उसमें हमें चेंजिंग आया है कुछ समय पहले। ठीक है, और चेंजिंग के रूप में हमें ऐसा देखा गया, पहले सब्सटेंस फार्मिंग होता था, यानी सिर्फ खाली अपने सब्सटेंस का मतलब ही क्या होता है कि सिर्फ अपने परिवार को पेट भरने के लिए, अपना जो फैमिली जितना है उसी को खाने भर सिर्फ हम किसी भी फूड को प्रोडक्ट कर सकते हैं। सब्सटेंसिंग फॉर पहले था निर्वाह करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए था पहले सिर्फ, लेकिन धीरे धीरे चेंज आते हुए उसमें क्या हो गया, सब्सटेंसिंग फार्मिंग से कॉमर्शियल टाइप के फार्मिंग की ओर हम लोग बढ़े हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्य कृषि। अब क्या है कि ऐसा खेती होने लगा है जिससे कि हमारा तो जीवन परिवार के चल ही रहा है, उससे भरण पोषण होगा, खाना मिलेगा, इसके अलावा भी और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम सेल करके एक पैसा भी हम कमा सकते हैं, कॉमर्शियल वाणिज्य के रूप में खेती कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, चेंजिंग हुआ पहले के खेती करने से, जो फॉर्म थे, जो तरीके थे, उसमें चेंजिंग आया है। ठीक है, तो इसी तरह के जो प्रेजेंट में है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो फार्मिंग जो सिस्टम है, जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो अभी बताएं कि टाइप ऑफ फार्मिंग 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर में प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और फिर सेकंड नंबर में देखिएगा कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी गहन जीविका कृषि। थर्ड नंबर में हम जानेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में यानी वाणिज्य कृषि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के जो फार्मिंग है में किसान जो होते हैं, जो फार्मर लोग, वो फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के कुछ भाग में, कुछ भाग, छोटा भाग में कहिए, जो फार्मर हैं, जो भूमि के कुछ छोटे टुकड़े पर वो प्रिमिटिव टूल्स जो पहले के जो औजार थे, आदिम औजार कहिए, उससे एग्जाम्पल के तौर पर प्रिमिटिव टूल्स में कौन कौन सा आ जाएगा, जो हल एक होता है हुए, और फिर डो और डिगिंग स्टिक्स यानी जो खोदने वाला कोई छड़ी होगा, उससे, और भी खेती करने के लिए जो फैमिली रहते थे या फिर कम्युनिटी लेबर के थ्रू ही पहले खेती किया जाता था। ठीक है, जिससे कि इस तरह के जो कल्टीवेशन खेती जो किया जाता है, जिससे लोग अपने परिवार की ज़रूरत को ही पूरा कर पाते थे पहले। और इन लोग का जो फार्मिंग था, टाइप ऑफ फार्मिंग, वो डिपेंड करता था मानसून पर, कैसा मानसून रहेगा उसके अनुसार होगा, और नेचुरल फर्टिलिटी यानी जो प्राकृतिक जो उर्वरा क्षमता था सॉइल का, उस पर भी निर्भर करता था, और सब्सटेंस ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, और भी फसल उगाने के लिए और भी अन्य प्रकार के जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ थी उससे उपयुक्त होता था, उसी पर निर्भर करता था, यानी जो नेचुरल पर ज़्यादातर निर्भर करता था कि जो भगवान से अगर बारिश हो गया तो होगा मानसून के अनुसार, अगर नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। पहले के कृषि में जो खेती किया जाता था, इसीलिए तो वो उत्पादन नहीं हो पाता था, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। न कभी वहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती थी,
न कोई केमिकल का व्यवस्था किया जाता था फर्टिलाइज बढ़ाने के लिए, न फिर पेस्टिसाइड की व्यवस्था थी। तो इस तरह से क्या होता था कि जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जो पहले सिर्फ जीवन जीने के लिए ही खेती किया जाता था, ताकि हम अपना खाने के लिए, अपने परिवार के लिए हम अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें। ठीक है, आगे जानते हैं स्लश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर के बारे में। कर्तन और दहन प्रणाली के थ्रू जो कृषि है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कर्तन एंड दहन, स्लश एंड बर्न। स्लश एंड बर्न है क्या? इसमें क्या होता है कि कोई भी फार्मर जब वो एक जगह पर, जब कोई एक लैंड पर खेती करता है, सबसे पहले तो इसके लिए है कि वो कहीं भी जो भूमि है उसको सबसे पहले वो क्लियर करता है। खेती करने के लिए जो फार्मर होता है वो ज़मीन के टुकड़ा को सबसे पहले उसको साफ़ करता है। साफ़ करने का मतलब क्या है? झाड़ी होगा या पेड़ कहीं बहुत ज़्यादा होगा तो उसको काट कर साफ़ किया जाता था, ताकि उस पर खेती की जा सके, अनाज का उत्पादन किया जा सके, ताकि वो अनाज को से उसका परिवार की जो फैमिली होगा उसका भरण पोषण हो सके, यानी खाने के लिए उसको उपलब्ध हो सके। ठीक है, और जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाता था, यानी जो मृदा के जो उर्वरा जो क्षमता था अगर कम हो जाता था वहाँ पर, जहाँ पर कि वो क्लीन किया था खेती करने के लिए, क्लियर किया था, साफ किया था जगह को, तो वहाँ से क्या होता था उन लोग तो जो फार्मर होते थे वो शिफ्ट कर जाते थे वहाँ से। जो फर्स्ट बार में जहाँ पर खेती कर रहे थे वहाँ से कहीं और दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते थे, और वहाँ पर क्लियर ए फ्रेश पिच ऑफ लैंड, फिर से दूसरे जगह पर जाकर और भूमि को क्लियर करते थे और वहाँ पर खेती करते थे, कृषि का कार्य। ठीक है, इस तरह से उन लोगों को क्या था, एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होना, यानी स्थानांतरित हो जाते थे। किस प्रकार के कृषि में? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में, कर्तन और दहन प्रणाली कृषि इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस टाइप के जो एग्रीकल्चर होता था, शिफ्टिंग जो खेती किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह जाकर, ये जो नेचुरल रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो नेचुरली तरीके से इसमें एक उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। जो पहले जो भूमि के जो टुकड़ा पर जो खेती करते थे उसको छोड़कर कहीं दूसरे जगह जब चले गए तो जो पहले वाला था वो ऑटोमेटिकली रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया के थ्रू नेचुरली रूप से उसमें जो सॉइल होता था उसका फर्टिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होता था, बढ़ता था उसमें, जब छोड़ दिया जाता था तो। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही उसमें फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता था वहाँ। और एक चीज़ था कि इस तरह की स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर किया जाता था उसका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही कम था, यानी इनपुट बहुत कम थे, उत्पादन बहुत कम होता था, लो प्रोडक्टिविटी। इसका कारण क्या था कि इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में उन लोग फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करते थे। जो खाद हुआ उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मिट्टी के, उस समय फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करते थे किसान। और भी अदर जो मॉडर्न इनपुट है उसके बारे में उसका भी यूज नहीं करते थे। जो आधुनिक जो तकनीकी अभी है, जैसे देखिएगा ट्रैक्टर का यूज कर रहा है खेत को जोतने के लिए, और भी पेस्टिसाइड्स का यूज करता है, ये सब का यूज नहीं होता, जिसके कारण पहले की जो प्रोडक्टिविटी रेट था वो कम था, उत्पादन
कम होता था। ठीक है। और इस तरह के जो खेती किया जाता था उसको हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट नंबर में जानेंगे झूमिंग, यानी झूम खेती, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट उत्तर पूर्वी जो राज्य के जो 7 सिस्टर जो स्टेट हैं उस साइड कौन कौन, लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे कहा जाता था झूम खेती, इसी को कहते हैं। ठीक है। स्लैश एंड बर्न जो कृषि है उसको हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। कहाँ? तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। और पालमू इन मणिपुर में इसको पालमू के नाम से जाना जाता है। इस तरह के एग्रीकल्चर के पालमू के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? छत्तीसगढ़ स्टेट का जो बस्तर जिला है वहाँ पर इसे दीपा कहा जाता है। दीपा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो द्वीप समूह है उस वहाँ पर भी इस तरह के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम दीपा के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और एक तरह से एक झूमिंग के बारे में, जो झूम एग्रीकल्चर था जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर? इसको मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। देखिए अदर कंट्री में भी इस तरह की खेती का डिफरेंट नाम है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग जाने मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इस तरह की खेती को मिल्पा कहा जाता है। और वेनेजुएला में कोनुको, इसी तरह ब्राज़ील में रोका, और सेंट्रल अफ्रीका में जो मध्य अफ्रीका हुआ मसोलो, और इंडोनेशिया में लादांग। ये इंडोनेशिया वाला ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है। इंडोनेशिया में झूमिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो लादांग के नाम से, और वियतनाम में रे के नाम से। ठीक है। तो इस तरह से हम जाने कि झूमिंग एग्रीकल्चर है उसको डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया में ही और वर्ल्ड में भी इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जिसमें इंडिया में ही देखिएगा कि और दिया गया है कि इस तरह के जो प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ द कल्टीवेशन का है उसको बेवर और दहिया कहा जाता है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। बेवर और दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। और पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पोडू और पेंडा। ठीक है। और पामाडाबी और कोमान या फिर बरिगा उड़ीसा में कहा जाता है इस तरह की खेती को। और फिर कुमारी के नाम से वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर ये स्लैश एंड बर्न जो झूमिंग कृषि है, झूम खेती, उसको हम कहते हैं कुमारी वेस्टर्न घाट में। और फिर वालरी एंड वाल्टरे कहा जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। और फिर खील के नाम से जाना जाता है। कहाँ? हिमालय बेल्ट में, जो हिमालय के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है झूम खेती को। और झारखंड में इसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, कुरवा। झारखंड में इसे कुरवा के नाम से जाना जाता है। और नॉर्थ जो ईस्टर्न रीजन हो गया, जो उत्तर पूर्वी प्रदेश, वहाँ पर झूमिंग के नाम से जाना जाता है।
ये देखिए यही है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक जगह खेती को करने के लिए भूमि को साफ करता है और वहाँ पर खेती करता है, और खेती करते करते क्या हुआ कि वहाँ के जो मिट्टी के फर्टिलाइटी जो रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर देता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है फिर यहाँ से इन लोग शिफ्टिंग करके एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाता है, और फिर दूसरी जगह जाके इसी तरह से खेत के टुकड़ा को वो साफ करता है और उस पर फिर खेती करना स्टार्ट करता है। इसी तरह से झूम खेती होता है, यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे। तो ये सब जितना भी जो अभी हम जाने हैं झूमिंग एग्रीकल्चर के बारे में, ये सब क्या है, सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खेती किया जाता है। ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, नहीं, ये सभी जो अपना जो ज़िंदगी है, जीवन है, उसको जीने के लिए, खाने के लिए सिर्फ खाली ये खेती किया जाता था पहले। ठीक है, और आगे हम लोग जानेंगे सेकंड नंबर का जो एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी गहन जीविका कृषि। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, गहन जीविका कृषि, नाम से पता चल रहा है इंटेंसिव, यानी जहाँ पर कि पॉपुलेशन अधिक है और लैंड बहुत कम है, तो उसके लिए, उसके जीवन के लिए, जीने के लिए किस तरह की खेती करेगा, तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग्रीकल्चर का यूज कब किया जाता है, इस तरह का जो फार्मिंग का यूज हम प्रैक्टिस कब करेंगे, एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी जो भूमि है उस पर हाई पॉपुलेशन है, बहुत अधिक जनसंख्या है, वहाँ जनसंख्या का दबाव है, तो हम वहाँ पर हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग करेंगे, गहन जीविका कृषि। ठीक है, और इसमें लेबर, इंटेंसिव फार्मिंग में लेबर भी काम करते हैं, जिसमें कि हायर प्रोडक्शन के लिए वो किस चीज़ का यूज करेंगे, बायोकेमिकल इनपुट्स का, जो रासायनिक जो निवेश है, जो केमिकल्स होते हैं उसका यूज करेगा। फिर इरिगेशन का, यानी सिंचाई की भी व्यवस्था किया जाएगा, तभी हायर प्रोडक्शन होगा, बहुत अधिक उत्पादन होगा, तभी तो सभी को खाने के लिए मिलेगा। पहले बताएं कि यहाँ पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर है किसी भी लैंड पर, यानी भूमि बहुत कम है और आदमी बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोग के खाने के लिए किस तरह से पूर्ति होगा, उसके लिए क्या होगा, ये बायोकेमिकल्स का यूज करेंगे, वहाँ पर इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था रहेगा, तब तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा उत्पादन होगा किसी भी फसल का। ठीक है, और इसी इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारा जो एक तो प्रेशर पहले से ही है ज़मीन का, जो कम है, आदमी ज़्यादा है, तो क्या होता है जब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पिता की इतना ज़मीन है तो उसके 4 बेटे हैं, तो इसको 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो फार्मिंग करने के लिए जो लैंड था वो तो एक था जो ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, इसलिए क्या हो, खेती करने के लिए वो स्मॉल टाइप के छोटा छोटा एक पार्ट बन गया, जिससे क्या हुआ कि उन लोग, अब तो ज़रूरत तो उसको भी है कि अधिक से अधिक पैदावार हो तब तो हम खा सकेंगे, और उन लोगों के पास कोई भी और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसके कारण क्या है कि वो अधिक पैदावार करने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो अधिक केमिकल्स का यूज करेंगे, अधिक केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है उसका यूज करेंगे, खाद का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, और इसके साथ साथ जो इरिगेशन के हैं, सिंचाई की अच्छा व्यवस्था करेंगे ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो सके। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि ये गहन जीविका कृषि का मतलब ही हुआ कि कम एरिया में ज़्यादा अधिक आदमी हैं और उन लोग के खाने के लिए फूड का प्रोवाइड करवाना। तो किस तरह से प्रोवाइड करेगा, तो
केमिकल फर्टिलाइज़र का अधिक से अधिक यूज करके, जैसे अभी देखिएगा कि यूपी तरफ केमिकल फर्टिलाइज़र का सबसे अधिक यूज होता है, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इस सब। तो वहाँ पर ही सब्सटेंस फार्मिंग नहीं है, सब्सटेंस फार्मिंग होते हुए भी वहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ गए हैं उन लोग। एक वाणिज्य खेती करते हैं, कृषि करते हैं, जिसमें कि वो अपने तो खाने के लिए है ही, इसके अलावा उसको सेल भी करते हैं, जिससे कि मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। तो थर्ड नंबर के फार्मिंग के बारे में हम जानेंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य कृषि में कि इस प्रकार के टाइप ऑफ फार्मिंग मेन कैरेक्टर्स क्या होता है कि हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट, जो मॉडर्न इनपुट है, जो आधुनिक जो निवेश जो करना है वो अधिक मात्रा में। जैसे कौन कौन से हैं, और एक चीज़ और इसको पहले जान लें कि कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये क्या होता है कि फसल का उत्पादन अधिक से अधिक करना और उसे मार्केट में ही सेल कर दिया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कॉमर्शियल फार्मिंग किया जाता है और इसको मार्केट में ही सेल कर दिया जाता है। और इसके लिए अभी कहें कि जो मॉडर्न इनपुट के रूप में कौन कौन सा यूज किया जाता था, हाई यील्डेड वेराइटी जो HYV जो सीड्स होता है उसका यूज किया जाता है, और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है, रासायनिक जो उर्वरक होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाएगा, और भी बहुत तरह के, ताकि अधिक से अधिक हायर प्रोडक्टिविटी दिया जाए, अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में भी हरियाणा और पंजाब स्टेट है, जो हरियाणा और पंजाब है जो कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में, राइस है वहाँ पर जो कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में है। लेकिन एक चीज़ और इसमें है कि उड़ीसा में इसी चावल का जो खेती होता है वो सब्सटेंस क्रॉप है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं जो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं चावल का, जिसे कॉमर्शियल क्रॉप हो गया, वाणिज्य कृषि हो गया, उत्पादन करते हैं अपने खाने के लिए तो होता ही है, उसके अलावा वो मार्केट में सेल कर देते हैं, जिसके कारण कॉमर्शियल फार्मिंग हुआ। और उसी तरह से अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो चावल का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ इतना उत्पादन करते हैं कि हमारा जो घर परिवार जो है उन लोगों का, उनका अच्छे तरीके से भरण पोषण हो सके, उनको लिए खाना की व्यवस्था हो सके। इसलिए कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में जो चावल की जो खेती होती है वो एक तरह से कॉमर्शियल क्रॉप है, और लेकिन वही चावल की खेती अगर उड़ीसा में होती है तो वो सब्सटेंस क्रॉप है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। और एक चीज़ और है इसमें, प्लांटेशन के बारे में बताया गया है। प्लांटेशन यानी रोपण, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी एक तरह से ये कॉमर्शियल फार्मिंग है, यानी कि वाणिज्य खेती है। जो प्लांटेशन यानी रोपण कृषि है जो एक तरह के कॉमर्शियल फार्मिंग ही है, वाणिज्य कृषि। इसमें क्या होता है कि इस फार्मिंग में जो लार्ज एरिया में एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, कोई एक सिंगल क्रॉप का बहुत बड़े एरिया में सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, जो कि इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल के रूप में उसका यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे इंडिया में हो गया टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है? एक तरह से प्लांटेशन, एक तरह से रोपण कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ही है। और प्लांटेशन में ये सब जितना भी खेती किया जाता है, जैसे टी का, कॉफ़ी का, रबर का,
या शुगर केन या बनाना खा, ये सभी किसके लिए, तो इसको उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है, इसको उत्पादन करते हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए। इसलिए इसका डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन कनेक्टिंग और इसके साथ साथ इंडस्ट्री और मार्केट का मेन योगदान होता है, इसका महान अहम रोल होता है। इम्पोर्टेंस रोल ऑफ द डेवलपमेंट प्लांटेशन में मार्केट का अहम रोल होता है। जब मार्केट में जब हम कोई भी फसल को जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जब मार्केट में हमारा डिमांड नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा प्लांटेशन करने से। इसलिए सबसे प्लांटेशन में सबसे मेन रोल किसका होता है, तो मार्केट का, यानी कि जो भी उत्पादन किया गया फसल को उसको मार्केट में सेल किया जा सके। ठीक है। और एक चीज़ है, देखिए ये है प्लांटेशन है बनाना का, यानी कि एक ही बड़ा एरिया में, ये छोटे स्तर पर नहीं किया जाता है, बहुत बड़े एरिया में कोई एक प्लांट्स को इसमें बोया जाता है या फिर कहीं उसका उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता है कोई भी एक चीज़ और उसको मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है। इस तरह से हम जाने प्लांटेशन के बारे में और कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। आगे हम लोग जानेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। इस तरह से आज हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैं उसके बारे में हम लोग सिर्फ आज हम लोग जाने, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम लोग जाने। फर्स्ट नंबर में प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी गहन जीविका कृषि। सेकंड नंबर में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी गहन जीविका कृषि। और ये प्रारंभिक प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीवन निर्वाहन कृषि। सेकंड नंबर में हम लोग जाने थे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग गहन जीविका कृषि। और थर्ड नंबर में कॉमर्शियल फार्मिंग जाने। यही कॉमर्शियल फार्मिंग में हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग में ही हम लोग प्लांटेशन के बारे में भी जाने। ओके।